हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पे आपका स्वागत है। और दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 12 वीडियो। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के पिछले साल के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज शिफ्ट। और दोस्तों ये जो सीरीज है ना, इसका उद्देश्य है आपको साइंस में कुछ बेहतर सिखाना। अगर आप हमारी पूरी सीरीज को देखते हो, आपके साइंस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप साइंस में आपके जो फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आपके 80 से 90% दोस्तों पूरे के पूरे जो न्यूमेरिकल है कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी डाउट आपके नहीं रहेगा। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हो। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस पीडीएफ को बनाने में, कम से कम दोस्तों 1 से 1.5 घंटा इस पीडीएफ को हिंदी और इंग्लिश में बनाने को लगता है। तो यार प्लीज़ आप शेयर नहीं करते हो तो फिर अंदर से मोटिवेट नहीं मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अब जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप में से फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, ये मेरी फेसबुक आईडी है। और चलिए ये है 20/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का वीडियो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला जो क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का कौन सी चीज़ है वो हमेशा नियत रहता है, मतलब अगर हम स्थान बदलेंगे ना तो वो चेंज नहीं होता है। तो मैंने आपको जब ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ाया था फिजिक्स में, तो आपको बताया था द्रव्यमान और भार के बारे में कि जो भार होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, लेकिन जो मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का भार विश्व के हर प्रत्येक कोने में समान रहता है, बदलता नहीं है। आप चाहे वस्तु को कहीं भी ले जाओ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। अब देखिए यौगिक क्या होते हैं। यौगिक होते हैं जब एक या एक से अधिक तत्व होते हैं आपस में मिलते हैं, तब यौगिक का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें भी आपके दो अलग अलग है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। पानी है, पानी तो आप जानते हैं जल होता है, ये इसका सूत्र ये होता है। क्लोरीन, क्लोरीन एक अकेला गैस होती है Cl, जबकि अमोनिया होती है NH3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन है, कि क्लोरीन है इसका राइट आंसर होगा। क्लोरीन एक यौगिक नहीं है, क्लोरीन एक क्या होता है, तत्व होता है, 17वें वर्ग का हैलोजन समूह का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा ऊतक है वो कोशिका विभाजन में सक्षम है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है उसमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं, दो से चार ऐसे कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो दोस्तों देखिए आपका इसका नाम ही ऐसा है, देखो विभाज्योतक, विभाज्योतक यानी विभाजित करने वाला ऊतक, नाम ही इसका ऐसा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है विभाज्योतक ऊतक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, एक में आपको याद करने की ट्रिक बताई है और दूसरे में आपको आधुनिक आवर्त सारणी की थ्योरी कंप्लीट करा दी है। और कल का वीडियो बहुत ही शानदार होगा जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। उन तीनों वीडियो को आपको देखना है, कम से कम 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर हर शिफ्ट में कम से कम पूछ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी से। तो दोस्तों जब यहाँ पर पूछा है मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी दी थी उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, तो दोस्तों उस समय आपको पता होना चाहिए 63 तत्व उस समय ज्ञात थे। और जब इससे पहले एक और अष्टक नियम दिया गया था यहाँ पर न्यूलैंड के द्वारा, तो उस समय आपको पता होना चाहिए 56 तत्व उसके टाइम पे ज्ञात थे, जबकि वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं वो ज्ञात हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 63। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस यौगिक का नाम बताइए जिसका रासायनिक सूत्र आपके सामने लिख रखा है। दोस्तों बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रासायनिक सूत्र है किसी का भी याद करना है, कि मैं आपको तरीका बताऊं कैसे रासायनिक सूत्र लिखते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए, ये एल्युमिनियम है, ये सल्फर है, और ये SO4 होता है। एल्युमिनियम होता है, ये उसका सूत्र होता है Al, और SO4 होता है ना दोस्तों, ये होता है सल्फेट। तो ये है यहाँ पर एल्युमिनियम का सल्फेट। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है फिजिक्स का न्यूमेरिकल। 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा, इस तरह ये दो त्रुटि हो गई है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, 1 मिनट में बहने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है आर का मान, यानी कि आर दे रखा है कितना, 12 ओम। ठीक है, इसके बाद एम्पियर, एम्पियर होता है धारा, यानी कि आई का मान दे रखा है 1, और 1 मिनट यानी टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। आपसे पूछा आवेश की मात्रा। अब दोस्तों इसको हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, जो आवेश होता है ना उसको हम निकालेंगे विद्युत धारा से। देखिए विद्युत धारा होती है ना आई, वो क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि आई बराबर होती है Q/T, यानी कि धारा होती है वो आवेश के प्रवाह की दर होती है। यानी यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा IT, जहाँ पर Q क्या होता है, आवेश की मात्रा होती है, I बराबर विद्युत धारा होती है, और T बराबर समय होता है। अब I का मान आपको दे रखा है 1 एम्पियर। ठीक है, और T हमको लेना है किसमें, सेकंड में, और यहाँ पर T 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60 कूलाम। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 60 कूलाम, 60 C। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ फूल की संरचना पर। दोस्तों ये है आपकी फूल की संरचना, बायो के अंदर होती है ये। और यहाँ पर दोस्तों ये जो भाग होते हैं इनको बोलते हैं यहाँ पर मादा वाला भाग, और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं यहाँ पर आपका नर भाग, जिसमें आपके पुंकेसर आते हैं, परागकोश आते हैं ये। तो यहाँ पर यही पूछा है कि नर वाला भाग है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? पुंकेसर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? पुंकेसर। चलिए बात करते हैं एग्लीकेशन की। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर है ना, वहाँ से है। तो दोस्तों 10 की पावर जो आपका -10 इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, 10 की पावर -12 होता है ना, इसी को बोलते हैं दोस्तों पिकोमीटर। तो एक पिकोमीटर के बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -12 मीटर। चलिए बात करते हैं एग्लीकेशन की। जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कोण है वो कितना होगा? यानी दोस्तों ये ऐसे कहना चाहता है कि मान लीजिए इधर से कोई बल लग रहा है, मान लीजिए ये बल लग रहा है F, ठीक है, और इसको मैं रोकना चाहता हूँ ना, ये किसी भी न्यूटन का 10 न्यूटन का 15 न्यूटन का बल लग रहा है और इसको मैं रोकना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या मैं इधर से एक फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाऊंगा ना मैं, मान लीजिए F1 बल है तो इधर से मैं लगाऊंगा F2 बल। तो इसको रोकने के लिए मैं जो बल लगाऊंगा F2, तो ये पूछा है कि दोनों के बीच जो कोण होगा ना वो कितना होगा। तो आप देख सकते हैं F1 और F2 के बीच जो कोण होता है दोस्तों कितना होता है? 180। यानी कि आमने सामने से अगर दो बल लगाए जाएंगे तो उनके बीच हमेशा जो कोण होगा कितना होगा? 180 डिग्री। चलिए बात करते हैं एग्लीकेशन की, जो कि आपके यूनिट यानी कि KWS से रिलेटेड, जो कि हमारे मीटर दैनिक जीवन में लगाए जाते हैं वहाँ से है। 1 किलोवाट घंटे किसके बराबर होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। 3.6 10 की पावर 6 जूल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12, मैं कल क्लास 9th की वो कैसे ही पढ़ रहा था साइंस की नॉलेज के लिए, तो NCERT की, तो वहीं से क्वेश्चन मेरे को दिख गया था ये क्वेश्चन, लेकिन आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब मुझे पता लगा कि ये क्वेश्चन वहीं से है। तो दोस्तों कल मैं यहाँ पर पढ़ रहा था और वहाँ बताया गया था कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये चैप्टर था जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई थी। तो वहाँ पर एक अवधारणा दी गई थी, और जो सबसे जो मानी जाती है अवधारणाएं है ना, उसमें यही अवधारणा थी। इस अवधारणा को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी पर ना सबसे पहले कुछ भी नहीं था ना, मान लीजिए जब आदमी नहीं थे, कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर, उस समय आपसे पूछा है कि जब पृथ्वी पर जीवन था ही नहीं, तो उससे पहले पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व थे वो यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन, ये चार पदार्थ थे उस समय मौजूद थे पृथ्वी की संरचना पर, पृथ्वी की सतह पर, जब उस समय पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिकल करके भी कई वैज्ञानिक तो उन्होंने सिद्ध किया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है साइंस का न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से तो डरना है नहीं जब तक हम हैं, ठीक है। एक 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। हमने उस पर ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद यह 5 सेकंड में रुक गई, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो ब्रेक लगाई ना, तो ब्रेक ने उस पर कितना बल लगाया, ठीक है। अब देखिए बल के बारे में हमको एक ही पता है, बल क्या होता है? F बराबर ma। बल का सूत्र आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, F बराबर ma, बस और कुछ भी याद नहीं करना बल के बारे में, ठीक है। अब देखिए m तो आपको दे रखा है 800 किलोग्राम, नोट कर लिया, m बराबर 800 किलोग्राम, ठीक है। और प्रारंभ में वस्तु चल रही थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना, यार टाइम है ना, देखिए सेकंड में दे रखा है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को पहले किस में बदला मिलेगा? सेकंड में। तो u आपको दे रखा है u, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है? 90, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों गुणा करते हैं 5/18 से। अब 18 से काटेंगे 90 को, तो 18 5 90, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 25, कितना आ गया? 25, ठीक है। अब देखिए जब ब्रेक लगाएंगे ना, तो वस्तु क्या होगी यहाँ पर? उसकी गति 0 हो जाएगी, मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। अब दोस्तों ये हमारे पास सूत्र है बल का, देखिए F बराबर ma, m का मान ये रहा। a क्या होता है? a होता है त्वरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन दर, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो दोस्तों v तो हो गया यहाँ पर 0, ये है 25, तो 25 अपॉन टी, और 25 और t कितना है? 5, तो यानी कि 5, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5, यानी कि a बराबर आ गया कितना? 5। अब इसको रख देना है, ठीक है, रखो। देखो यहाँ पर F बराबर है ma, m बराबर है 800, ठीक है, और a का मान कितना निकाला था अभी 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 4000 न्यूटन। तो हमको कितना बल लगाना पड़ेगा ब्रेक के दौरान? 4000 न्यूटन, तब जाके जो आपकी जो भी वाहन है ये, ठीक है, ये 5 सेकंड बाद रुक जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह होता है जो
प्रोपेनॉन में पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन है ना क्लास 11th का है, 11th 12th का, 10वीं तक की बुक में आपके ये नहीं पाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आते हैं और ये कार्बनिक रसायन के अंदर जब IUPAC नामकरण लिखते हैं तब जाके ये कराते हैं। तो मैं आपको IUPAC भी करवाऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री इस समय चल रही तो मैं उसमें मैं करा दूंगा। अब देखिए इसमें प्रोपेनॉन है तो ज़्यादातर जो शब्द होते हैं ना उनके अंतिम शब्द को आपको देखना है। अंत में देखिए प्रोपेनॉन किसके बाद आ रही है, ऑन की। तो यहाँ पर मिला के देखिए कीटोन से इसकी आवाज़ मैच हो रही है। वैसे तो आप ऐसे याद करेंगे, लेकिन साइंस के बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट हो तो आपको इसके बारे में बेहतर नॉलेज होगी। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसमें पाया जाता है ओइक अम्ल। ठीक है, लास्ट में ओइक अम्ल। एल्कोहल में ऑल आता है, आपने देखा होगा, मेथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, कीटोन। ठीक है, कीटोन में पाया जाता है प्रोपेनॉन। ठीक है, कीटोन प्रोपेनॉन। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूटन के जो नियम है ना, न्यूटन देखिए 3 नियम दिए गए थे। कौन कौन से दिए गए थे, आपके 3 नियम थे। ठीक है, और उन नियमों से पहला जड़त्व का, दूसरा संवेग संरक्षण का था और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि न्यूटन के जो भी लॉ है ना वो किस पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के जो नियम है ना सभी गतिशील और सभी स्थिर वस्तुओं पर लागू होते हैं, लेकिन केवल उन पर लागू नहीं होते जिनका वेग होता है प्रकाश के वेग से क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसके बराबर होता है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये वेग होता है प्रकाश का। अगर किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है वहाँ पर न्यूटन के जो लॉ हैं वहाँ पर काम नहीं करते। यानी कि प्रकाश के वेग के साथ जो वस्तुएं गति कर रही होती हैं उन पर न्यूटन के जो लॉ हैं वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत की अवरोध की दूरी क्या होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है, मान लीजिए आपके पास कहीं डीजे बज रहा है। अब देखिए डीजे की जो आवाज़ है ना वो क्या करेगी, किसी भी मकान से किसी दीवार से टकरा कर आपके कानों पर आती है ना, तो आप देखेंगे कि डीजे तो अलग उसकी आवाज़ आती रहती है और मकान से टकरा के उसकी प्रतिध्वनि वापस आती रहती है। तो आपसे ये पूछा है कि मान लीजिए वो डीजे है तो डीजे से और जो प्रतिध्वनि है वो मकान से टकरा रही है, तो आपकी उस मकान से या दीवार से कितनी दूरी पर कम से कम दूरी होनी चाहिए तब का आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को आप रट सकते हो, वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे तो 70.2 मीटर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप कैसे याद करेंगे। देखिए वैसे जो प्रकार आपकी जो चाल होती है ध्वनि की वो होती है 343 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है दोस्तों, 343 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों चाल होती है किसकी, ध्वनि की। अब मान लीजिए आप हैं यहाँ पर आप बैठे हैं, ये क्या है, अब मैं आपको इसको और तरीके से बताता हूँ। ये कोई दीवार है, ठीक है, और ये कोई डीजे है। ये क्या है दोस्तों, कोई डीजे है और यहाँ पर आप है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप है, आप खड़े हो, हम हैं, ठीक है, हम खड़े हैं। अब देखिए डीजे की आवाज़ यहाँ दीवार पे जाएगी और फिर यहाँ से टकरा के आएगी। तो देखिए हमारे कान क्या करते हैं, हमारे कान को स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए 0.1 सेकंड चाहिए। कितना चाहिए दोस्तों, 0.1 सेकंड। अब देखिए हमारे कान से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 0.2 सेकंड का। अब देखिए जो डिस्टेंस होती है ना वो क्या होती है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है 343 और समय कितना हो गया 0.2, मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 17.2 मीटर। तो ऐसे आता है ये 17.2 मीटर। वैसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पर आधारित। प्रतिरोध इनके बारे में दोस्तों मैं बिल्कुल पूरा बेसिक करा चुका हूँ, आप फिजिक्स वाले जो सेक्शन है वहाँ से पूरे न्यूमेरिकल देख सकते हो। यदि एक प्रतिरोध की लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध आपको R दे रखा है, यदि हम इसकी लंबाई आधी कर दें और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर दें तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों प्रतिरोध होता है ना वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है R यानी कि प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब दोस्तों इसको आप हल करेंगे ना तो R बराबर होता है ρL/A। हल करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस ये देखेंगे कैसे परिवर्तन होगा। तो आप मान लेते हैं R समानुपाती L/A। अब देखिए जो नया R आएगा ना उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई है, लंबाई तो क्या होगी आधी, तो मैंने लिख दिया L/2, लंबाई कितनी होगी आधी, ठीक है। और क्षेत्रफल लेंगे यहाँ पर दोगुना यानी कि A की जगह क्या लेंगे 2A। तो यहाँ पर देखेंगे R समानुपाती क्या हो गया दोस्तों L/4A, यानी कि दोस्तों पहले का कितना हो गया 1/4। तो यहाँ पर राइट आंसर आज क्या आ जाएगा कि पहले का जो आपका पहले जितना भी आपका प्रतिरोध था उसका अब नया प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा 1/4। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 2 बार ये पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन कराए हैं, अब तक 11 वीडियो उनमें आ चुका है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं है ना, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपके क्या होते हैं
दोस्तों मरुस्थल क्षेत्रों में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो इस वजह से वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि वहाँ के पेड़ पौधे में एक परत पाई जाती है, और जो परत होती है एपिडर्मिस होती है ना, उसकी बाहरी जो परत होती है उसके ऊपर एक मोटी परत पाई जाती है। इससे इससे होता क्या है, जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ना, मतलब जो पानी बाहर निकलता है वो ज़्यादा नहीं निकले पेड़ पौधों से, क्योंकि पहले ही कमी होती है, थार के रेगिस्तान वगैरह में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो परत बनाई जाती है ना, वो पूछा जाता है किसकी बनाई होती है, तो वो दोस्तों बनी जाती है लिग्निन की। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पहले भी कम से कम 2 बार पहले आ चुका है। चलिए बात करते हैं, ये है फिजिक्स का प्रकाश वाला चैप्टर लाइट से। एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.5, रेफ्रेसिव इंडेक्स। अब देखिए अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है ना, उस माध्यम में प्रकाश की गति उतनी ही कम होती है। जितना अधिक माध्यम का अपवर्तनांक होता है, रेफ्रेसिव इंडेक्स होता है, ठीक है, उतना ही कम प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है अपवर्तनांक है 1.5, ठीक है, तो आपसे पूछा प्रकाश की चाल हो क्या होगी। दोस्तों प्रकाश की चाल नॉर्मली होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें भाग लगाना है 1.5 का, 1.5 का भाग लगाएंगे, हल करेंगे, आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर है सेकंड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल को त्यागना क्या कहलाता है, जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने शरीर से, ठीक है, पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा क्या करते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में जल होता है उसका निष्कासन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपीरेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब देखिए अभिक्रिया है ना, मेनली 5 प्रकार की होती है, उनके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कौन कौन सी होती है। फिलहाल हम इस वीडियो में देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है 2Cu + O2 और बराबर है 2Cu, यानी कि आपका कॉपर था, उसने ऑक्सीजन से क्रिया करी और कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो आपसे पूछा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में यही हो रहा है, तो ये कॉपर मिला, ठीक है, ऑक्सीजन मिली और दोनों बनकर एक बन गए, मतलब एक उत्पाद बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 2 बार रिपीट हो चुका है, अब तक 11 वीडियो बनाए उनमें। तो इसमें पूछा है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। लगाना भूल गया, पीछे आप लिखा लगाना किलोग्राम। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 10 न्यूटन का एक बल है, 36 बल, ठीक है, 5 किलोग्राम की वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित कर देता है, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों कार्य के बारे में हम जानते हैं, कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा है, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य क्या हो जाएगा, W = Fs, यानी कि फोर्स कितना है 10 न्यूटन, ठीक है, और S कितना है 2 मीटर। 2 मीटर से किसका है, तो बल कितना हो गया दोस्तों, कार्य कितना हो गया 20 जूल। कितना हो गया दोस्तों 20 जूल, बिल्कुल सीधा सा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, उसके दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है। दोस्तों जो आपकी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, उसमें क्या है, मैं आपको एक बार ना इन अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या होती है। दोस्तों संयोजन क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, वो होती है संयोजन। जैसे कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला और बन गया CO2, ठीक है, ये संयोजन है। वियोजन क्या होती है, जब एक पदार्थ होता है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। जैसे आपका जल होता है, जल को गर्म करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है, यानी कि एक था 2 में बट गया, ये होता है क्या, वियोजन। एक होता है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है ना, अधिक क्रियाशील, जिसका पावर ज़्यादा होता है, जिसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, वो क्या करता है, कम क्रियाशील परमाणु को भगा देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है CuSO4, इसने अभिक्रिया कर ली किससे, सोडियम से। अब सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, तो सोडियम क्या करेगा, इस सल्फेट को लेके भग जाएगा, यानी कि Na2SO4, और कॉपर से कह देगा तू जा यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसी का एक उदाहरण होता है दोहरी परिसंचरण, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे अभिकारक जो क्या करते हैं, आपस में अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका जल NaCl, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास CaSO4। तो ये क्या करेंगे भाई कि सोडियम है, इसके पास क्लोरीन है, तो सोडियम क्या कहेगा कैल्शियम से कि मेरे को सल्फेट दे दे। तो सोडियम तो जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, सोडियम किसका जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ। ठीक है,
और कैल्शियम जुड़ जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, कैल्शियम जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ, यानी कि आदान प्रदान कर लिया आपस में अपने आयनों का। जैसे मैं आप अपने दोस्त से बोल सकते हैं कि मेरे पास मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन है, दूसरा बोलता है मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, तो आपस में बदल लेते हैं ना। तो इस प्रकार से आदान प्रदान जब भी करते हैं तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। और इसमें हमेशा बदलते हैं आयन। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पर जाना है आपको, सर्च करना है रेलवे की पाठशाला, वहाँ आपको बहुत सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे रेलवे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए। रेलवे के बारे में कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।